हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इन लास्ट क्लास अपन लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और आप लोगों ने देखा था कि होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सेम था और दोनों की वजह से दोनों पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सेम था, तो दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बिल्कुल सेम टाइप का होगा। तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं अपन। ये आपका होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के केस में चाहे कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होलो स्फीयर है। तो आप जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो सारा का सारा चार्ज कहां पर आएगा, उसकी आउटर सरफेस पर आएगा। बोले तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आएगा। लेकिन जब अपन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड के केस में डिपेंड करेगा कि ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि यहां अंदर मटेरियल है और अंदर मटेरियल होने की वजह से जब आप इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। होलो स्फीयर के अंदर तो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे वो कंडक्टिंग हो, चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे रहता है। लेकिन जब सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड जो बॉडी है, जो सॉलिड स्फीयर है, ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। आपने देख लिया था कि अगर आपका सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है, कंडक्टर है, तो आप सबको पता है कि इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप कोई चार्ज इस सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को प्रोवाइड करेंगे तो यह चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर जो डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन खिंच खिंच के यहां पर आ जाएंगे। तो इस रीजन के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो फिनिश हो जाएगा। इट्स मींस धीरे धीरे यहां पर चार्ज फिनिश हो जाएगा। और यू भी मान लो प्लस और माइनस मिलेंगे तो न्यूट्रल, तो इस जगह पर तो चार्ज जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गए तो इस रीजन पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। बोले तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब एक तरह से मैं बोलूं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर था वो यहां से फैलकर यहां आ गया। अब यहां से फैलकर यहां आने का मतलब ये नहीं कि चार्ज इंक्रीज हो गया। ये चार्ज अगर लेट अस सपोज 1 माइक्रो कूलम था तो ये सारा चार्ज मिलकर कितना है, 1 माइक्रो कूलम ही है। बस वो फैल गया, वो फैल गया। अब फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्या करेगा, आसपास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और धीरे धीरे इसका भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ फिनिश हो जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे के सारा पॉजिटिव चार्ज और फैलते फैलते कहां पर आ जाएगा, इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और जब सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो कंडक्टर को आप जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो कंडक्टर के अंदर टेम्पररी या मोमेंट टेम्पररी थोड़ी सी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर वो सारा का सारा चार्ज कहां पर जाता है, उसकी आउटर सरफेस पर जाता है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर
कोई फोर्स नहीं लगता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज ही आउटर सरफेस पे आएगा, अरे नेगेटिव चार्ज भी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, लेट अस सपोज मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इवन ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करके सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो सॉलिड कंडक्टर को जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। और अगर आपका सॉलिड कंडक्टर स्फेरिकल है तो इस सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिल्कुल वो का वही होगा जैसा कि होलो स्फीयर के अंदर है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में भी चार्ज कहां पर आ गया, उसकी आउटर सरफेस पे आ गया, और चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे आ गया तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां पर भी सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है, यहां पर भी सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों एक ही तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इट्स मींस अगर पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, kq/r², पोटेंशियल कितना होगा आउटसाइड kq/r। अगर पॉइंट जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करें वो सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, kq/R², और पोटेंशियल कितना होगा, kq/R। और अगर पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दोनों के केस में 0 होगा और पोटेंशियल वही होगा जो कि उसकी सरफेस पे। तो सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सेम है, चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के फॉर्मूले दोनों में क्या आएंगे, सेम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब की बार आपका जो स्फीयर है वो सॉलिड है, लेकिन वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग। तो गौर फरमाइएगा, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, बोले तो अंदर मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग है तो यहां पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। और जब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो अगर मैंने इसको यहां पर लेट अस सपोज चार्ज प्रोवाइड किया तो ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां नहीं आएंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं जाएगा, बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज फैलेगा नहीं, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। इसी तरह से अगर मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो ये पॉजिटिव चार्ज भी फैलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, चाहे किसी भी शेप की हो, नॉन कंडक्टिंग है तो आप जो भी चार्ज उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसके अंदर ही रहेगा। उसके अंदर रहने का मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा, उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में अपन जब ये चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर देते थे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये चार्ज कहां पर आ जाता था, उसके आउटर सरफेस पे, उसके आउटर सरफेस पे आ जाता था। इट्स मींस कंडक्टर के अंदर तो जो चार्ज आता था, सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो चार्ज आता था वो तो उसकी आउटर सरफेस, इट्स मींस वहां चार्ज एक एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। लेकिन यहाँ जो चार्ज होगा, आप ये चार्ज देंगे, ये चार्ज बाहर फैल के नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अंदर का अंदर पड़ा रहेगा। तो आप नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब चार्ज वहां पर किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम में। और अपना जो सॉलिड स्फीयर है वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टर है तो चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या होगा कि यहां पर चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब कि जब मैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पर भी चल जाऊं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को क्या मिलेगा, सेम। इसका मतलब मैं यूनिट वॉल्यूम पे कहीं पर भी चार्ज निकाल लूं, चार्ज क्या आना चाहिए, सेम। तभी जाकर अपन बोलेंगे यहाँ पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ पर चल गया और पता लगा यहाँ 1 मीटर क्यूब के अंदर ज्यादा चार्ज है और यहाँ 1 मीटर क्यूब के अंदर कम चार्ज है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। तो दो चीज क्लियर कर लीजिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो उसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी को जो चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो उसकी आउटर सरफेस पे आएगा, इट्स मींस वहां पर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होगा, चार्ज चाहे लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर यूनिफॉर्मली है, इसका अगर चार्ज लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ सब जगह सेम होना चाहिए। एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया सब जगह सेम होना चाहिए। और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है whose radius is capital R, और उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, उस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर उसके वॉल्यूम में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसका सेंटर हो गया। और इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो डाउट। क्यू चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, क्यू अपॉन वी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन थ्रू आउट द चैप्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा भैया, 4/3 पाई आर क्यूब, बचपन में पढ़ा होगा। तो 3 पलटा मार के ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया, 3 क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से फाइंड आउट करनी है। तो अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए फाइंड आउट की जाएगी, एक पॉइंट के लिए फाइंड आउट की जाएगी, एक पॉइंट के लिए फाइंड आउट की जाएगी। तो वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। पॉइंट कहीं पर भी हो, मैं पॉइंट का इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस क्या लूंगा, स्मॉल आर। बाहर होगा तब भी स्मॉल आर, अंदर होगा तब भी स्मॉल आर। तो एज यू नो, ये जो पॉइंट है इसकी 3 सिचुएशन है, वेयर पॉइंट बी इज आउटसाइड द
sphere, when point P is on the sphere, when point P is inside the sphere. ये point P कहीं पर भी हो, point P का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा स्मॉल r लेंगे। तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपने बोला इस पॉइंट P की तीन पोजीशन हो सकती है, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, और फर्स्ट केस ले रहा हूं क्या, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर। और जब पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर होगा तो नो डाउट पॉइंट P का स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मेरे को इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और क्या अप्लाई करना है मेरे को, गाउस लॉ। तो आप यूं मान लीजिए ये आपका स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपका ये पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग O एज अ सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर, इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो मैं क्या करूंगा, O को सेंटर लेते हुए स्मॉल r रेडियस का क्या करूंगा, एक स्फीयर इमेजिन करूंगा। नो डाउट O को सेंटर लेते हुए मैं स्मॉल r रेडियस का स्फीयर इमेजिन करूंगा। ये स्फीयर मैंने इमेजिन कर लिया चारों तरफ, इसके चारों तरफ मैंने ये स्फीयर इमेजिन कर लिया। नो डाउट मेरे इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो पॉइंट P कहां पर आएगा, इस स्फीयर की सरफेस पे आएगा। तो अपन को पता है कि अगर अपन को गाउस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो अपन को क्या करनी पड़ती है, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ती है। उस क्लोज सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए O को सेंटर लेते हुए स्मॉल r रेडियस का क्या कर लूंगा, एक स्फीयर इमेजिन कर लूंगा। अब मेरे को इस गॉसियन सरफेस से, ये जो मैंने सरफेस क्लोज सरफेस इमेजिन की है, इस क्लोज सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस से, इस स्फेरिकल सरफेस से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितने तरीके से, दो तरह से, एक तो गाउस लॉ अप्लाई करके और एक डेफिनेशन। गाउस लॉ से कर लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फ्रॉम द गाउस लॉ। तो गाउस लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the total charge enclosed by the closed surface upon permittivity of air or vacuum। तो मेरे को फटाफट बता दो, मेरी इस गॉसियन सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से, इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। अरे ये पूरा का पूरा स्फीयर, ये पूरा का पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो जाएगा, और जब ये सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो जाएगा तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस वो क्या होगा, ये टोटल चार्ज कितना है, Q। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो केवल बात हुई इस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स थ्रू द गाउस लॉ, लेकिन मेरे को इसी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, किससे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एज यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करता जाऊंगा, कैसे, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और उन सबको इंटीग्रेट कर दूंगा
इंट्रीगेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, उन सबको ऐड कर दूंगा, ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से इस गॉसियन सरफेस पे, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे, ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करते जाएंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर सबको ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट पे ई और डी का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूं, जैसे ये मेरा सेंटर है, ये मेरा स्मॉल आर रेडियस का मैंने ये स्फीयर इमेजिन कर लिया, तो इस स्मॉल आर रेडियस में मैंने ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये स्मॉल एरिया एलिमेंट कहां पर है, स्फीयर की सरफेस पे है, तो स्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की तरफ जाएगा, रेडियस के अलोंग। ऐसा केवल इसी पर नहीं होगा, ऐसा हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर होगा कि हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगा, रेडियस के अलोंग जाएगा, रेडियस के अलोंग जाएगा। तो भैया ये बात है कि चूंकि मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल है तो उसके ईच एरिया एलिमेंट पर जो एरिया का डायरेक्शन जाएगा वो रेडियस के अलोंग जाएगा। अब ई के डायरेक्शन देखें तो आपका चार्ज एक स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका चार्ज एक स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो किधर की तरफ जाएगा, रेडियस के ही अलोंग जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ईच एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ऐसा नहीं कि केवल एक पर है, हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो मैं बोल सकता हूं हर स्मॉल एलिमेंट के लिए ई और डी के बीच में एंगल कितना होगा, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब सिमेट्री बोलती है कि आपका जो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है वो मेरे इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। बोले तो ये पॉइंट इस सरफेस से जितना डिस्टेंस पर है उतना ही ये पॉइंट इस सरफेस से उतनी डिस्टेंस पर, ये पॉइंट भी उतनी ही डिस्टेंस पर। तो आपका ये जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ये मेरे इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। तो इसके हर पॉइंट पर इसकी वजह से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस is symmetrically situated with respect to this solid non-conducting sphere. That's why magnitude of electric field intensity at all the points due to this uniformly charged non-conducting solid sphere क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और जनाब ये सेम रहने वाला है तो इसको अपन क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे और अंदर केवल क्या रह जाएगा, डी। तो अपन क्या करेंगे, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके स्मॉल एरिया एलिमेंट को, ये जो गॉसियन सरफेस है ये गॉसियन सरफेस है, इसके स्मॉल एरिया को ऐड करेंगे तो पूरी मेरी गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। और ये मेरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है, बोले तो एक तरह से किसका एरिया आ जाएगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मेरी इस गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। ये भी इसी गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स है, ये भी इसी गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स है। तो जब दोनों एक ही गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो E इंटू 4 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आप देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर,
यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम आ रहा है। बोले तो होलो स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबके लिए सेम आ रहा है। अब अगर अपन सेकेंड पॉइंट की बात करें कि अगर आपका यह पॉइंट पे कहां पर होता, इसकी सरफेस पे होता, और जब पॉइंट पे सरफेस पे होता तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कैपिटल आर। अरे जब पॉइंट पे यहां पर होता तो स्मॉल आर ये होता, और स्मॉल आर ये होता तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो ये का ये डेरिवेशन पूरा का पूरा चलेगा, बस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन के भी बोल सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस पे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपका पॉइंट पी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल आर से क्या होगी, कम होगी। तो थर्ड केस की बात करते हैं, when small r less than capital R। तो ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। सॉलिड है तो अगर मैं चार्ज प्रोवाइड करूंगा तो चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बोले तो इसके अंदर हर जगह पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब मेरे को क्या करना है, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इसके अंदर कोई पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस वही स्मॉल आर लेंगे, तो अगर पॉइंट पी अंदर होगा तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर से स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन मेरे को यूज तो क्या करना है, गाउस लॉ ही करना है, और गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक क्लोज सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, इस O को सेंटर लेते हुए अगेन स्मॉल आर रेडियस का क्या करता हूं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेता हूं। तो मैंने क्या करा, इस के सेंटर, इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर को सेंटर लेते हुए स्मॉल आर रेडियस का मैंने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। तो ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना पड़ेगा, वही दो तरह से, एक तो गाउस से और एक डेफिनेशन से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गाउस लॉ। तो बाय Gauss law, electric flux passing through this spherical Gaussian surface, electric flux passing through this closed surface, तो Gauss साहब बोलते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस क्लोज सरफेस। तो भैया लोगों ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था,
इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने चार्ज दिया, तो ये चार्ज इसके वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये टोटल चार्ज जो इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये टोटल चार्ज कितना है Q। तो ये चार्ज, ये सारा चार्ज मिलाकर कितना है Q। लेकिन मेरे को तो केवल क्या करना है, इस रेड लाइन से जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया है इसके अंदर अंदर का चार्ज देना है, या यूं बोलो ये Q तो क्या है, उस स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, क्योंकि इस कैपिटल R वाले रेडियस के वॉल्यूम में आपका Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो सिग्मा Q है वो तो केवल क्या है, इस स्मॉल r रेडियस के अंदर जो ये वॉल्यूम आ रहा है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो मेरे को ये टोटल चार्ज पता है और मेरे को केवल क्या करना है, स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है उस वॉल्यूम का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करें, ये जो स्फीयर था जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके वॉल्यूम में, तो मैं क्या करूं, इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका क्या फाइंड आउट कर लूं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने इस स्फीयर का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर रखा है पहले से। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मेरे को पता है कि इस स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में, इस स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q। अब मेरे को सिग्मा Q क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा Q क्या बोला है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस को क्या बोल सकता हूं, ये गॉसियन सरफेस क्या बना है, स्फीयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है स्मॉल r। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो मेरे को इस रेडियस r का जो स्फीयर है इसके अंदर का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है रो। अब जिस भी वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है उसको उस वॉल्यूम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे को पता है कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q। मेरे को चार्ज किसके अंदर का फाइंड आउट करना है, इस स्फीयर के अंदर का फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर दूं, यूनिट वॉल्यूम का जो चार्ज उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस स्फीयर के वॉल्यूम से। तो इस स्फीयर के अंदर का चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो भैया ये जो स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो सिग्मा Q इक्वल टू कितना हो गया, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये तो केवल क्या है, गाउस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। मेरे को क्या करना है, इसी गॉसियन सरफेस, इसी स्फीयर से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना है बाय द डेफिनेशन। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, अपन क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाएंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो पूरे स्फीयर से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर का इंटीग्रेशन। अब आप कोई सा भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट कहां पर आ रहा है, स्फीयर के सरफेस पे आ रहा है। तो एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रेडियस के अलोंग। एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रेडियस के अलोंग। एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, रेडियस के अलोंग। ठीक है, अब अगर मेरे को इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है,
तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ चार्ज स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब चार्ज स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? रेडियल डायरेक्शन में जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रेडियल डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट पर ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, ईडीए cos 0 का वैल्यू 1। अगेन इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। यह पॉइंट जितना इस सरफेस के अंदर है उतना ही यह पॉइंट इस सरफेस के अंदर है, उतना ही यह पॉइंट इस सरफेस के अंदर है। यही बोलूं इस पॉइंट का सेंटर से जितना डिस्टेंस है उतना ही इससे डिस्टेंस है, तो इसका हर पॉइंट इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो E को क्या कर लिया बाहर, क्योंकि हर स्मॉल एरिया एलिमेंट पर E की वैल्यू सेम आएगी, और सेम आएगी तो E को अपन क्या कर लेंगे? कांस्टेंट बोल देंगे और बाहर ले लेंगे। अब स्मॉल एरिया एलिमेंट का हर स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरी मेरे इस गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा, और पूरी इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स कहां गया? अच्छा, ये इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पासिंग फ्लक्स किसकी वजह से? बाय द डेफिनेशन। और गाउस लॉ से थ्रू पासिंग फ्लक्स देख लेते, मैं चार्ज निकाल के छोड़ गया था, तो 1/ε0 सिग्मा क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो भैया लोगों फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन ε0। तो अब मैं बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं? कि यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस है, यह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस है। ये तो गॉस लॉ के थ्रू है और ये डेफिनेशन के थ्रू है। आप चाहे कैसे भी फाइंड आउट करो, वैल्यू तो सेम आएगी। तो इन दोनों को इक्वल कर दूं तो E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन ε0। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर टाइम्स कैंसिल। तो E इक्वल टू देखिए क्या बचा? रो बचा, आर बचा, 3 बचा और ε0 बचा। आर स्क्वायर से आर क्यूब, आर टाइम्स कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आ गया रो आर अपॉन 3 ε0। ये तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर आपको टोटल चार्ज के हिसाब से फाइंड आउट करना है तो रो का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रो इन दिस इक्वेशन, रो क्या वाला है? 3 क्यूब अपॉन 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई आर अपॉन 3 ε0। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो E इक्वल टू कितना आ गया? E इक्वल टू कितना हो गया? 4 पाई ε0। ये तो लिख दिया मैंने। अरे 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? क्यूब आर, और नीचे क्या बचा? आर क्यूब बचा। तो पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितना आ रहा है? इनसाइड द स्फीयर कितना आ रहा है? 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। एक बात गौर फरमाना, ये पॉइंट P यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं अंदर। तो जब पॉइंट P को मैं अंदर कहीं पर लूंगा तो क्या चेंज होगा? P का सेंटर से डिस्टेंस, इसका मतलब क्या चेंज होगा? स्मॉल आर चेंज होगा, कैपिटल आर तो फिक्स है। अगर मैं पॉइंट P यहां लूं तो भी कैपिटल आर तो यही, पॉइंट P यहां लूं तो भी कैपिटल आर तो यही, क्योंकि कैपिटल आर क्या है? ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर उसकी रेडियस।
तो आप पॉइंट को अलग अलग जगह पर लेंगे, पॉइंट को आप जब अलग अलग जगह पर लेंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू अलग अलग होगा, और जब स्मॉल आर का वैल्यू अलग अलग होगा तो मैं बोल सकता हूं इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं सेंटर पर ही चला गया, अगर ये पॉइंट पी कहां पर हो, सेंटर पर ही हो, तो आर क्या, स्मॉल आर क्या वाला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर। और जब पॉइंट पी बिल्कुल सेंटर पर ही होगा तो स्मॉल आर कितना होगा, 0। और जब स्मॉल आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन ई एंड स्मॉल आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब अपन बात करते हैं ग्राफ बिटवीन ई एंड स्मॉल आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक बात देखिएगा, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। अगर जब आप सेंटर पर है, तो जब पॉइंट पी सेंटर पर है तो स्मॉल आर का वैल्यू 0 और स्मॉल आर का वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0। अब अगर अपन सेंटर से आगे चलेंगे, सेंटर से आगे चलते जाएंगे, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज तो होती जाएगी, लेकिन स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है। और जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r। तो जब आप अंदर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस मतलब जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा लेकिन रहूंगा स्फीयर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मैं सेंटर से चलते सरफेस पे पहुंच गया, और जब मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज होते होते कैपिटल आर, अरे कैपिटल आर तो फिक्स है, कैपिटल आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो तो फिक्स है। आप पॉइंट अलग अलग जगह पे लेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी, और जब स्मॉल आर इंक्रीज होते कैपिटल आर के इक्वल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज होते क्या हो जाएगी, Q अपॉन आर स्क्वायर। और अब अगर मैं और आगे चला गया तो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा, तो आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका आउटसाइड द स्फीयर E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। तो अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे R का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा तो E डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन E एंड स्मॉल r। तो ये स्मॉल r है, यहां से अपन स्मॉल r मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां से मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो r कितना है, 0। r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 0, इसका मतलब अपन कहां पर है, सेंटर पर। अब अपन स्मॉल r इंक्रीज करते जाएंगे और एक जगह पर आते आते स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। फॉर एग्जांपल जैसा मैं लिख लेता हूं, ये रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चे सोच लेंगे कि यार हमेशा 5 सेंटीमीटर होती है, नहीं भैया, ये केवल मैं एग्जांपल से बता रहा हूं। हो सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, मैं केवल एग्जांपल से बता रहा हूं। तो भैया जब मैं आगे जाता जाऊंगा, स्मॉल आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और यहाँ पर आते आते 5 बोले तो कैपिटल आर। और बाहर चला जाऊंगा तो स्मॉल आर 6, 7, 8 बोले तो कैपिटल आर से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मीन्स अगर मैं यहां से यहां रहता हूं
तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और यहां चला जाता हूं तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। चलो स्टार्ट करते हैं। जब आर 0 है तो ई भी 0, इसका अलावा आर 0 है तो ई भी 0 है, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। अब जैसे जैसे अपन स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, स्मॉल आर का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन ये स्मॉल आर की ये वैल्यू, स्मॉल आर की ये सारी वैल्यूज कैपिटल आर से कम है। इसका मतलब आप कहां पर हो स्फीयर के अंदर हो, और जब आप स्फीयर के अंदर हो तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्मॉल आर इंक्रीज करेंगे ई इंक्रीज होगा, और पता लगा दोनों वेरिएबल्स की पावर्स कितनी है 1। जिन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, और जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो कर्व क्या चलता है, स्ट्रेट लाइन। तो आर इंक्रीज करते जाएंगे, ई इंक्रीज होता जाएगा, और कर्व क्या चलता जाएगा, स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा, जब तक कि मैं सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, और जब सरफेस पे पहुंच जाऊंगा तो ई का वैल्यू इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, KQ/R²। और अब सरफेस से जैसे ही आगे जाऊंगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से भी ज्यादा हो जाएगा, बोले तो आउटसाइड द स्फीयर आऊंगा तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा आर की वैल्यू इंक्रीज होगी और E की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1/R² है, और अंदर E प्रोपोर्शनल टू 1/R। आप इधर भी कर्व ड्रॉ करना चाहें सर तो ऐसा कैसे ही कर्व आ जाएगा, ये R इक्वल टू कैपिटल R। तो जैसे जैसे आप इधर भी R इंक्रीज करेंगे E की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कहां तक इंक्रीज होगी, सरफेस तक इंक्रीज होगी। उसके बाद बाहर जाने पर E क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अंदर तो E प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर E प्रोपोर्शनल टू 1/R² हो गया। तो ये ग्राफ हो गया बिटवीन E एंड R फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक बात है, रब कर दिया जाए। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगेन ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल इज आल्सो पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल भी हमेशा एक पॉइंट के लिए ही फाइंड आउट किया जाएगा। तो उस पॉइंट की 3 पोजीशन है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। पॉइंट कहीं भी हो, मैं पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या लूंगा, स्मॉल r लूंगा। तो फर्स्ट केस अपन देखते हैं व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर, और नो डाउट जब पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर होगा तो साफ पता लग रहा है स्मॉल r ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। और एक बात है कि जब पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भैया, KQ/r²। मेरे को इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मैं कहा कि सबसे पहले इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/r² आई। डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियल की डायरेक्शन में जाएगी,
तो ये ई की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम नहीं कर लेते। तो एक्चुअल में तो निकाला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस और फिर लास्ट में बोल दिया जाता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, इसलिए इस दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल की ये वैल्यू आएगी। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर से डिस्प्लेस होंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल इन डिस्प्लेसिंग बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगा, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। E और dr दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो e dr cos 0 का वैल्यू 1। ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होने पर चेंज इन पोटेंशियल आया है। मैं तो इस तरह से डिस्प्लेस होते 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 कहां पर पहुंच गया, इनफाइनाइट पे पहुंच गया। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होते जाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते जाएंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस when we move p to infinity, तो जब आप p पर है तो r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r, और जब आप p पर है तो पोटेंशियल कितना है v, और जब आप इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। और अपन जनरली इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना होगा, v को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस integration of E with respect to R from R to infinite। तो E को R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, E को किसके फॉर्म में राइट करेंगे, R के फॉर्म में। तो E को R के फॉर्म में राइट करेंगे तो E क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, KQ कांस्टेंट टर्म है, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते करते तो मैं थक गया, डायरेक्ट याद आ रहता तो माइनस 1 अपॉन R टू इनफाइनाइट, तो V इक्वल टू KQ, R को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट, माइनस R को रिप्लेस कर देंगे बाय लोअर लिमिट, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया KQ अपॉन R। इसका मतलब जब पॉइंट बाहर है तो पोटेंशियल क्या हो गया, डिस्टेंस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सेकंड केस देखते हैं, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो अगर आपका पॉइंट P स्फीयर की सरफेस पे है तो भैया स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर यहां से कहां पर जाएंगे, इनफाइनाइट पे जाएंगे, तो ये का ये डेरिवेशन चलेगा। बस यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर P पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R। तो यहाँ लिमिट कैपिटल R से लगेगी, और जब यहाँ लिमिट कैपिटल R से लगेगी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि अगर आपका पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर है तो क्या होगा, इनसाइड द स्फीयर है तो क्या होगा, तो देखते हैं अपन उसको। तो अब आपका पॉइंट P कहां पर है, सरफेस के अंदर। तो मेरे को इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वही मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होऊंगा। थोड़ा सा डिस्प्लेस होने पर चेंज इन पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेस होने पर चेंज इन पोटेंशियल आया,
तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होते 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 कहां पर पहुंच जाऊंगा, इनफाइनाइट पर। और मेरे को यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप मेरी आदत जानते हो, मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेस होता जाऊंगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता जाऊंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के लिए क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन। r का वैल्यू r टू इनफाइनाइट चेंज हो रहा है और v का वैल्यू v टू 0 चेंज हो रहा है। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये माइनस आएगा, तो माइनस r टू इंफिनिटी e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि जब मैं इस p से इंफिनिटी पे जाता हूं, तो जब मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मैं इस स्फीयर के अंदर रहता हूं। और जब मैं इस स्फीयर के अंदर रहता हूं तो यहां से यहां तक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी अलग होती है। और जब मैं यहां से इनफाइनाइट पे जाता हूं तो E की R पर डिपेंडेंसी अलग होती है। बाउंसर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो जब तक मैं P से सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, इसका मतलब जब तक मैं इस स्फीयर के अंदर अंदर हूं, इस स्फीयर के अंदर अंदर हूं, E का फॉर्मूला आता है KQR अपॉन R3। मींस यहां से लेकर यहां तक में E R के प्रोपोर्शनल है। और जब मैं एक बार बाहर चला गया, when R is greater than capital R, E का फॉर्मूला चेंज होता है और KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब R की यहां से यहां तक पर, स्मॉल r की यहां से यहां तक की वैल्यू पर E की R पर डिपेंडेंसी, E का R के साथ जो फंक्शन है वो अलग है, और यहां से यहां तक में E का R के साथ फंक्शन अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा हूं और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं और सबको ऐड कर रहा हूं। ऐड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो मैंने यहां से यहां तक एडिशन बोले तो यहां से यहां तक इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन इस इंटीग्रेशन, इस एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है। r की यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए E का ये फॉर्मूला है और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू के लिए E का फॉर्मूला ये। तो मैं क्या करता हूं, इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देता हूं, तोड़ देता हूं। ऐसा करता हूं, ये r टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन है बोले तो एडिशन है, तो इस एडिशन को मैं ब्रेक कर दूं या इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर दूं। तो ये यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन है, इसको क्या करूं, पहले यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन कर लूं, फिर यहां से इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन कर लूं। तो मैंने क्या करा, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले तो मैं स्मॉल r से लेकर कैपिटल R तक का इंटीग्रेशन कर लूं। बोले तो जब स्मॉल r की वैल्यू यहां से लेकर कहां तक चेंज हो रही है, कैपिटल R तक, यहां तक इंटीग्रेशन कर दूं। फिर क्या करूं, अब यहां पर पहुंच गया, अब यहां से लेकर इनफाइनाइट तक का इंटीग्रेशन कर लूं। बोले तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेकर कहां तक चेंज हो रही है, इनफाइनाइट तक चेंज हो रही है। तो ये तो आया यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन, और वो दूसरा आया यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन। तो यहां से यहां तक के इंटीग्रेशन के लिए क्या करूं, यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन और यहां से यहां तक के इंटीग्रेशन को ऐड कर दूं। तो v इक्वल टू स्मॉल r टू कैपिटल R। अगेन आप E के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो E और dr दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो E और dr दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो E dr cos 0 आ जाएगा। यहां पर भी E dr cos 0 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इस केस के अंदर स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल r से कैपिटल R बोले तो लेस देन कैपिटल R है, और जब लेस देन कैपिटल R है तो भैया लोगों E का फॉर्मूला क्या आएगा, E का फॉर्मूला क्या आएगा, KQ R अपॉन कैपिटल R क्यूब। और यहां पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेकर इंफिनिटी है, इसका मतलब कैपिटल R से ज्यादा है, और जब कैपिटल R से ज्यादा है तो E का फॉर्मूला क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर dr। तो V इक्वल टू, जब आप यहां से लेकर ठेठ इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो न K चेंज हो रहा है, न Q, नहीं स्फीयर की रेडियस तो सेम है, बस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बोले तो स्मॉल r की वैल्यू चेंज हो रही है। तो K, Q और R तो कांस्टेंट टर्म है,
ये तो बाहर आ गए, अंदर केवल क्या रह गया, अंदर केवल क्या रह गया, आर डी एम। के क्यूब कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, अंदर केवल क्या रह गया, 1/r² dr, r2 इनफाइनाइट। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब। r को r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, r पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्मॉल r2 कैपिटल R। आपको याद दिला दूं, x पावर n dx का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अगर यहाँ केवल x है, इसका मतलब पावर कितनी है, 1, और जब पावर 1 है तो x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ केवल r है तो इसका मतलब r की पावर कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। r 1 प्लस 1 को डायरेक्ट लिख दूं, r स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत बार देख लिया तो डायरेक्ट ही लिखूंगा, माइनस 1 अपॉन r। तो v इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर क्यूब। अब क्या करेंगे, r को रिप्लेस करेंगे बाय अपर लिमिट, तो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, माइनस r को रिप्लेस करेंगे बाय लोअर लिमिट स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2, प्लस के क्यूब 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन r। ठीक है साहब, तो v इक्वल टू इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, इस आर क्यूब को अंदर ले जाऊंगा, इस के क्यू तो कॉमन आ गया ना, इस आर क्यूब को अंदर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कितने टाइम्स कैंसिल, आर टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2r। इस आर क्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, के क्यूब कॉमन आ गया, प्लस 1 अपॉन r। तो अगर आप 1 अपॉन 2r और 1 अपॉन r को ऐड करेंगे, 1 अपॉन r को मैं x बोल दूं, समझिए ये x है तो ये x/2, तो x में x/2 ऐड करूंगा तो 3/2x आएगा। प्लीज समझ में आए तो आप एलसीएम ले लेना, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये कितना जाएगा, 3/2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ऐसा करते हैं, v इक्वल टू के क्यूब, यहाँ 2r क्यूब लघुत्तम ले लेते हैं, और जब यहाँ 2r क्यूब लघुत्तम ले लिया तो यहाँ कितना जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। लघुत्तम लेना तो आता होगा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया, के क्यूब अपॉन 2r क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक और खास बात, अगर मैं ये पॉइंट P अंदर ले जाता जाऊं और कहां पर पहुंच जाऊं, सेंटर पर, तो अगर पॉइंट P सेंटर पर है और जब पॉइंट P सेंटर पर होगा तो पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, 0। अरे जब पॉइंट P ही सेंटर पर आ गया तो P का सेंटर से डिस्टेंस 0, तो 0 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब माइनस 3r स्क्वायर माइनस 0। तो ये 3r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर से r क्यूब कितने टाइम्स कैंसिल, r टाइम्स कैंसिल। तो v इक्वल टू 3/2 और कितना आ गया, के क्यू अपॉन r। अरे ये कहां पर आया, सेंटर पर आया। के क्यू अपॉन r कहां पर था, के क्यू अपॉन r पोटेंशियल कहां पर था, सरफेस पे था। तो मैं बोल सकता हूं सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स, बोले तो 1.5 टाइम्स होगा। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ये सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में अगर अपन बोले कि सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, 15 वोल्ट, 1.5 टाइम्स ज्यादा। और अगर यही मेरा स्फीयर सॉलिड कंडक्टिंग होता तो यहाँ 10 होता, तो यहाँ पर भी 10। अगर मेरा ये स्फीयर
होलो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर होता तो यहां पर भी 10 होता, तो यहां पर भी 10 होता, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और वो किसके इक्वल होता है, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा और सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल का कितना होगा, 3/2 टाइम्स, बोले तो 1.5 टाइम्स। अब अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व बिटवीन V एंड R, V एंड R के बीच में कर्व ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो चलिए कर्व ड्रॉ करते हैं। जब आप सेंटर पर हैं तो पोटेंशियल कितना है, कितना है 3/2 KQ/R। जब आप अंदर हैं तो पोटेंशियल V इक्वल टू KQ/2R3 3R² माइनस स्मॉल r²। ठीक, और सरफेस पे कितना आया था सरफेस पे KQ/R, और आउटसाइड कितना आया था आउटसाइड KQ/स्मॉल r। तो अब अपन को क्या करना है, V और R के बीच में कर्व ड्रॉ करना है, V और R के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। तो भैया ये V है और ये R है, यहाँ R इक्वल टू 0, यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल R, ये V की वैल्यू है KQ/R और ये V की वैल्यू है 3/2 KQ/R। तो पता लगा R इक्वल टू 0 पर V का वैल्यू कितना है 3/2 KQ/R। R 0 का मतलब R पे तो मत चलो, और इस R की वैल्यू पर V कितना है 3/2 KQ/R, तो R पर तो मत चलो लेकिन V पर चलो, कितना 3/2 KQ/R। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर V कितना है KQ/R। तो जब R की वैल्यू कैपिटल R बोले तो सरफेस पे आ गए, तो V का वैल्यू कितना हो गया KQ/R हो गया। तो अब अगर अपन क्या करें, यहां से यहां पर चले, मेरे को इस पॉइंट पर तो पता है पोटेंशियल ये रहा, इस पॉइंट पर भी पता है पोटेंशियल ये रहा। अब यहां से लेकर यहां तक में पोटेंशियल कैसे चेंज हुआ बोले तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो जब तक स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम है मैं अंदर हूं, और अंदर हूं तो पता लगेगा v की पावर कितनी आ रही है 1 और r की पावर कितनी आ रही है 2। तो जब तक मैं अंदर हूं तो जिन दो वेरिएबल्स के बीच में मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, जिन दो वेरिएबल्स के बीच में मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, उनमें से एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल की पावर 2 है। तो किसी जमाने में पढ़ा था कि अगर एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल की पावर 2 हो तो उनके बीच में जो कर्व होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। क्या होगा, पैराबोलिक। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को पैराबोलिक शेप में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब इन दोनों को पैराबोलिक शेप में ज्वाइन किया। अब इसके बाद स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो ज्यादा हो गई, और जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा होगी तो फॉर्मूला लगेगा KQ/स्मॉल r, और KQ/स्मॉल r लगेगा तो बोले तो r इंक्रीज करेंगे तो v क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो और r जब इनफाइनाइट होगा तो v डिक्रीज होते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का कर्व है वो क्या है, पैराबोलिक है। और ये जो वाला कर्व है बोले तो कौन सा कर्व, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया यहाँ पर तो ये पैराबोलिक है और यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर आप इधर भी एस कर्व ड्रॉ करना चाहें तो वही सेम टू सेम कर्व आएगा, ठीक है कि नहीं, क्लियर। तो चलिए आज इतना से पढ़ते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।